नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारा फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स में हमने हिमालय माउंटेन्स को कंप्लीट किया था और ये अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हम हिमालय माउंटेन को ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर इसके प्लेटू सेक्शन वगैरह को कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने हिमालय माउंटेन जो कंप्लीट किया था, तो ये हिमालय हमारा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने हिमालय के ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया था, हिमालय का क्लासिफिकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया था। उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम ग्रेटर हिमालय कंप्लीट कर चुके थे, लेजर हिमालय अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो आगे देखें इसको थोड़ा सा, तो ओरिजिन हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम ग्रेटर हिमालय पर थे, तो ट्रांस हिमालय हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ग्रेटर हिमालय का जब हम अध्ययन करते हैं, तो ग्रेटर हिमालय के अंदर क्या क्या याद रखना है कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने समझ लिया था। और ऑन एन एवरेज जो हाइट है वो 6000 या 6100 मीटर के लगभग मिलती है, और सबसे जो अधिकतम ऊंचाई है वो 8848 या 850 भी याद रख सकते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची ऊंचाई है, जो नेपाल में लोकेटेड है। इसके बाद हम देख चुके थे कि ये एक नवीन युवा फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जिसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र या इसको दिहांग भी कहा जाता है, दिहांग नदी तक स्थित है। और इसका जो विस्तार हमने देख ही चुके हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से लेकर पूरब में दिहांग नदी तक फैला हुआ है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि इसकी जो मोटाई है, जो इसकी विड्थ हमें मिलती है, तो कश्मीर में मतलब वेस्ट में 400 मीटर और ईस्ट में 150 मीटर देखने को मिलती। टोटल लेंथ हमें 2400 मीटर है और ये एक आर्क शेप में हमें देखने को मिलता। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें आपको हमने बताई थी। इसके बाद हम पढ़ चुके थे पासेस दैट लाई इन द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के अंदर हमने कुछ दर्रों के बारे में आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय के अंदर कौन कौन से दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दर्रों का मैंने आपको एक पूरे का पूरा सिक्वेंस करवा दिया था। तो जैसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो दो दर्रे आपको याद रखने हैं यहाँ पर। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे याद रखेंगे। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर आपको चार दर्रों के बारे में बताना है। इसके बाद नेपाल के अंदर भी आपको दो दर्रे याद रखने हैं, और सिक्किम के अंदर हम दो दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। हमें पहले ये तो मालूम याद हो जाना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। और अरुणाचल प्रदेश में हमें चार दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस, तो ये अगर आपको इतना याद है ना कि किस जगह पर कितने दर्रे हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है, तो हम चीजों को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें मिलता है बुर्जिला, तो बुर्जिला दर्रा, और दूसरा दर्रा मिलता है हमें जोजिला। तो बुर्जिला जोजिला हमें कहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है आपको बारा लाचला, तो यहाँ पर मिलेगा बारा लाचला। और दूसरा दर्रा मिलता है उसको कहते हैं शिपकिला। तो बारा लाचला शिपकिला दर्रे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो दर्रे मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक दर्रा मिलेगा जिसको कहते हैं थांगला। थांगला के बाद जो मिलेगा उसको कहते हैं मानाला। मानाला के बाद जो मिलेगा उसको कहते हैं नीतीला। और लास्ट जो मिलता है उसको कहते हैं लिपू लेक या लिपू लेखला। तो इस तरीके से ये चार दर्रे हमें उत्तराखंड में मिलते हैं। नाथुला और जलेपला जो हमें मिलते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा नाथुला और जलेपला, ये सिक्किम में मिलेंगे। सॉरी, ये तो अभी भूटान है, तो नेपाल है, तो नेपाल में आपको एक तिनकर याद रखना है और एक गयाला याद रखना है। तिनकर और गयाला, तो ये दोनों दर्रे कहाँ मिलेंगे, नेपाल में। और ये सारे दर्रे हमें मिलेंगे उत्तराखंड में। ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका था, वहां डिटेल से कराया था। और ये दोनों मिलेंगे आपको कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और ये आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे।
यहाँ पर जो मिलता है वो नाथुला और जलेपला मिल जाएंगे, सिक्किम के अंदर मिलेंगे दोनों, नाथुला और जलेपला, ये दोनों सिक्किम में मिलेंगे आपको। और इसके बाद यहाँ पर जो मिलते हैं वो आपका मिलता है पहला बॉम्डिला, और बॉम्डिला के बाद मिलता है यांग्याप, और फिर दीफू, और फिर लेक पानी। तो ये कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें जो पढ़ना है वो अगला सेक्शन है। तो अभी तक इतना हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास जो हम शुरू करेंगे वो होगा द पीक्स दैट लाई इन द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो ग्रेटर हिमालय का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो पूरे का पूरा जो ग्रेटर हिमालय है वो हमें, पूरे का पूरा ग्रेटर हिमालय इस स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चोटियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पश्चिम में जो सबसे पीक मिलती है, तो सबसे वेस्ट में जो पीक मिलेगी सबसे पश्चिम में, एक पीक सबसे पश्चिम में मिलेगी और एक पीक आपको सबसे पूरब में मिलेगी। तो इस पश्चिम से पूरब तक इसका पूरे का पूरा विस्तार हमें देखने को मिलता है। इन दोनों पीक्स को क्या कहा जाता है, तो जो सबसे पूरब में मिलती है उसको हम नामचा बारवा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नामचा बारवा पीक मिलेगी। तो सबसे पूरब में मिलती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचा बारवा, और सबसे पश्चिम में जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलती है जिसको कहते हैं नंगा पर्वत। तो ये दो चोटियां याद रखना, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और सबसे पूरब में नामचा पर्वत। तो यहां तक पूरे का पूरा विस्तार मिलता है। इसके बाद यहां पर जो हमें पीक्स मिलेंगी वो मेनली आपको उत्तराखंड के अंदर मिलती हैं। तो मेनली पीक जो हमें उत्तराखंड राज्य के अंदर मिलती हैं, जहां पर आपको 4-5 पीक के बारे में याद रखना है। तो उत्तराखंड के अंदर आपको 4-5 चोटियां मिलेंगी। तो इन चोटियों को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इन चोटियों के नाम क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी पीक मिलती हैं, तो यहाँ पर मिलती हैं आपको केदारनाथ, तो यहाँ पर मिलेगी आपको केदारनाथ, यहाँ पर मिलेगा आपको बद्रीनाथ, यहाँ पर मिलेगा आपको नंदा देवी। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी त्रिशूल, त्रिशूल के बाद यहाँ पर आपको ये पीक जो मिल जाएगी इसको कहते हैं कामेत। तो इस तरीके से ये सारी पीक्स आपको उत्तराखंड स्टेट में ग्रेटर हिमालय के अंदर मिलेंगी। तो ये सारे का सारा जो मैटर है, तो ये याद रखना कि ये पूरे का पूरा जो मैटर हम स्टडी करेंगे तो ये किस स्टेट में करेंगे, तो ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर आपको सारी पीक्स मिल जाती हैं, जिसमें सबसे ऊंची जो पीक है वो हमारी नंदा देवी है। इसके बाद नेपाल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो नेपाल में कौन कौन सी पीक मिल जाती है, तो नेपाल में भी काफी ज्यादा पीक्स आपको याद रखनी है। तो पहले सारी पीक्स को यहाँ बनाएंगे, फिर इनके सारे के सारे नाम भी लिखेंगे कि इन पीक्स के नाम क्या है। देखें जरा यहाँ पर कौन कौन सी पीक मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले जो आपको पीक मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी धौलागिरी। तो एक पीक याद रखेंगे यहाँ पर कौन सी, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद दूसरी पीक याद रखेंगे अन्नपूर्णा। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा। उसके बाद याद रखेंगे एक मिलेगी मनासलू, इसको मनसालू भी पढ़ते हैं कई जगह पर, तो मनासलू या मनसालू। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। उसके बाद जो हमें मिलती है वो मिलती है गौरी शंकर। उसके बाद क्या मिलेगी, गौरी शंकर पीक आपको मिलेगी। गौरी शंकर के बाद एक छोटी सी पीक मिलती है, यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं इसको, इसको कहा जाता है छोयू। ये छोटी नहीं है, नाम छोटा है लेकिन हाइट इसकी 7000 से भी ज्यादा मिलती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी पीक यहाँ पर आपको मिलती है, तो सबसे बड़ी पीक जो यहाँ पर हमें हिमालय क्षेत्र में मिलती है वो आपको मिलती है माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंची जो पीक मिलेगी यहाँ पर वो कौन सी मिलेगी, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर सबसे ऊंची पीक में आपको मिल जाएगा। तो इस पीक को क्या कहा जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद जो यहाँ पर पीक मिलेगी इसको कहा जाता है मकालू। तो ये जो छोटी सी पीक आपको मिलेगी इसको क्या कहा जाता है, मकालू। तो मनासलू और मकालू कंफ्यूज करती हैं। तो मकालू माउंट एवरेस्ट के पूरब में है और मसानलू या मनसालू वो माउंट एवरेस्ट के
पश्चिम में। तो ये पूरी की पूरी जो पीक्स हैं, ये सारी पीक्स की अगर हम स्टडी करें तो ये सारी की सारी पीक्स हमें कहाँ मिलती हैं, तो ये सारी पीक्स हमें नेपाल के अंदर देखने को मिलती हैं। नेपाल के बाद जाएंगे तो आपको सिक्किम मिलेगा। तो सिक्किम के अंदर जो पीक्स मिलती हैं, तो सिक्किम के अंदर जो पीक आपको मिलेगी यहां पर, तो सिक्किम राज्य के अंदर जो आपको पीक मिलेगी उस पीक को कहा जाता है कंचनजंगा। तो सिक्किम के अंदर जो पीक मिलेगी उसको क्या कहा जाता है, कंचनजंगा। तो ये किस राज्य में मिलेगी आपको, सिक्किम राज्य के अंदर मिल जाएगी। सिक्किम के आगे मिलेगा आपको भूटान। तो भूटान में जो पीक मिलती है उसको कहा जाता है गंगकर। तो भूटान में, भूटान की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसको किस नाम से जाना जाता है, गंगकर के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची पीक मिलती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नामचा बारवा। तो ये पूरे का पूरा सीक्वेंस याद रखना है आपको, पश्चिम से पूरब की चोटियां। कई बार इनका जब ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनका क्रम आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्रम में आपको क्या याद रखना, नंगा पर्वत, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत। इनके क्रम आगे पीछे थोड़े बहुत हो जाते हैं लेकिन ये क्रम सीक्वेंस से मिलते हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, फिर सिक्किम में कंचनजंगा और फिर गंगकर भूटान में। तो ये सारी की सारी पीक्स आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी, तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो भूटान की सबसे ऊंची जो चोटी मिलेगी, तो हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान इन हिमालय, तो उसको क्या कहा जाएगा, गंगकर। कंचनजंगा की अगर हम बात करें, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाती है, कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, अब इसको तो नाम की जरूरत ही नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट हम जानते हैं कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलती है, माउंट एवरेस्ट। और नंदा देवी जो मिलती है यहाँ पर, तो उत्तराखंड में एक हिमालय मिलेगा आपको, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है कौन सी, नंदा देवी। बाकी अलग अलग राज्यों में आपको मिल जाएगी। एक विशेष पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख लेना, उस विशेष पॉइंट में आप लिख लेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है किसको, केटू को, जिसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अब केटू को भारत की सबसे ऊंची चोटी और कंचनजंगा को भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्यों कहा जाता है, जब कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो वो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए, और जब केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए। तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो केटू हमें मिला है, तो केटू जो पीक है वो काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। केटू किसका पार्ट है, काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। तो काराकोरम श्रेणी का पार्ट होने के कारण इसको हम हिमालय में शामिल नहीं करते हैं। तो ये किसमें शामिल होगी आपकी, तो ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसलिए हम भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू को कहेंगे, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाएगा, कंचनजंगा को कहा जाएगा। तो ये चोटियों का पूरा सीक्वेंस होता है। ये कुछ मैंने आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी से दिया हुआ सेक्शन है। तो आपकी जो क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये पूरे का पूरा डायग्राम बना हुआ है, उसमें सारी हाइट्स के बारे में लिखा हुआ है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत वगैरह सबकी हाइट दी हुई है। लेकिन इन सारी हाइट को एक बार आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के साथ मेजर कर लेंगे कि किसकी किस तरीके की हाइट मिलती है। तो अगर एक बार सारी पीक्स को एक जगह लिख लेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन का जो चांस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कई बार वो क्या करता है, स्टार्टिंग की 4 ऊंची चोटियों को पूछ लेता है, कई बार भी पूछ लेता है कि कौन सी चोटी है जो नंगा पर्वत से ऊंची है। तो ऐसे करके ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। इसके बाद ग्रेटर हिमालय के अंदर कुछ ग्लेशियर भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से ग्लेशियर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनको भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो कुछ ग्लेशियर हमें देखने को मिलेंगे, जैसे काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर थे, सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो, रेमो वगैरह, वो तो हम काराकोरम रेंज में पढ़ चुके। तो इसमें जो मोस्टली ग्लेशियर हमें मिलते हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो इसके जो मोस्टली ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मोस्टली ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो 4-5 ग्लेशियर है जो केवल आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कौन कौन से ग्लेशियर हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ग्लेशियर आपको मिल जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर इसी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में स्थित है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सतोपत जो ग्लेशियर है, तो सतोपत ग्लेशियर भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ग्लेशियर मतलब हिमनद। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिलान ग्लेशियर भी देखने को मिल जाएगा यहीं पर। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, एक चौराबाड़ी करके मिलेगा, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से मुख्यतः 2 ग्लेशियर को अभी आप पढ़ सकते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा यानी कि भागीरथी का उद्गम होता है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। क्लियर। इसके बाद नेपाल के अंदर आपको जो ग्लेशियर मिल जाएगा, यहाँ सिक्किम के अंदर एक मेन ग्लेशियर याद रखना, नेपाल वगैरह की जरूरत नहीं है करने की। तो सिक्किम के अंदर एक ग्लेशियर मिल जाता है जेमू ग्लेशियर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम माना जाता है। तो ये कुछ ग्लेशियर भी आप ग्रेटर हिमालय के साथ याद रख सकते हैं। तो ये कहानी होती है हमारी ग्रेटर हिमालय की। अब इसके बाद आता है लेजर हिमालय यानी कि लघु हिमालय। तो लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है। तो जो ग्रेटर हिमालय, जो वृहद हिमालय की रेंज हमें मिलती है, तो सबसे पहले हमने देखा वृहद हिमालय, और इसी वृहद हिमालय के नीचे आपको कई श्रेणियों में पटा हुआ, तो ये एक कंटिन्यूस श्रेणी नहीं मिलती है, कई भाग में विभाजित हुआ आपको ये हिमालय आपको दिखता है, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो लघु हिमालय है ये आपका श्रेणियों में विभाजित है। तो इसमें क्या मिलती है, हमें श्रेणियां मिलती है, मतलब इसका जो विस्तार है वो क्रमिक नहीं है, जबकि लघु हिमालय को ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है वो क्रमिक देखने को मिलता है। तो लघु हिमालय का जो विस्तार है वो क्रमिक नहीं मिलेगा, जबकि ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है वो आपको एक सीक्वेंस या एक क्रमिक विस्तार में देखने को मिल जाएगा। अब कुछ फैक्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला लिखा हुआ है द रेंज लेइंग ऑन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब यहाँ पर ग्रेटर हिमालय से है, तो ग्रेटर हिमालय को ही क्या कहते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। फॉर्म द मोस्ट ऑफ द रफ माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज द हिमाचल एंड द लेजर हिमालय। तो इसको भी 2 नामों से जाना जाता है, इसको भी हिमाचल हिमालय बोल देते हैं, और इसको हम इनर हिमालय भी बोल देते। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला सबसे उबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला, जिसे हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो इसको हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से जानते। तो हिमाचल हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, लघु हिमालय को ही हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रेटर हिमालय के नीचे बना हुआ एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। इसके बाद इनकी हाइट और मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो द अल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 700 और 500। तो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में इसकी अल्टीट्यूड का मतलब होगा यहाँ पर ऊंचाई से। तो इनकी जो ऊंचाई है वो आपको 3700 से 4500 मीटर के बीच में देखने को मिलेगी, और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है, जो इसकी एवरेज चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर ये चौड़ा मिलता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो एवरेज 50 किलोमीटर रहती है, और ऊंचाई भी एक एवरेज में 2 भागों में डिवाइड करनी, या 3500 से 4500 मीटर की आप हाइट याद रख सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है इसलिए आपका ये वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें देखना होता है कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं।
तो श्रेणियों को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आपको किसकी रेंज मिलेगी, तो सबसे ऊपर मिलेगी आपको वृहद हिमालय की रेंज। तो सबसे पहले तो इसको टारगेट करना होगा। तो सबसे ऊपर आपको वृहद हिमालय मिलेगा। वृहद हिमालय के नीचे यहाँ पर क्या होगा, कई पार्ट्स में डिवाइड। तो कई पार्ट्स में डिवाइड आपको ये श्रेणियां मिलेंगी। तो इनको मुख्यतः हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मुख्यतः क्या करेंगे, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर आपको ये कुछ श्रेणियां मिलेंगी। तो इस तरीके से इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा लघु हिमालय। तो लघु हिमालय कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि जो लेजर हिमालय है वो लेजर हिमालय आपका एक 4 श्रेणियों में विभाजित है, लेजर हिमालय। अब इन 4 श्रेणियों को क्या कहा जाता है, तो सबसे इस साइड जो श्रेणी मिलती है इसको कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ पर जो सबसे पहली श्रेणी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, पीर पंजाल श्रेणी। तो हिमालय के अंदर जो सबसे पश्चिम में श्रेणी मिलती है उसको क्या कहा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद यहाँ पर जो श्रेणी आपको मिल रही है इसको कहा जाता है धौलाधर श्रेणी। तो यहाँ पर याद रखना, मैंने आपको धौलागिरी भी पढ़ाया था। तो धौलागिरी ग्रेटर हिमालय में नेपाल में स्थित एक चोटी है, तो वो धौलागिरी है, ये धौलाधर है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, और उसके बाद जो मिलती है उसको कहते हैं नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा के बाद जो सेक्शन मिलता है उसको कहा जाता है महाभारत श्रेणी। तो इस तरीके से ये 4 श्रेणियों में विभाजित होता है। अब इन श्रेणियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये और सा लग रहा है। तो इसमें 4 श्रेणियां आपको मिलती हैं। अब ये किस किस जगह पर मिलेंगी, तो पीर पंजाल श्रेणी आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले बेल्ट के बीच में मिलेगी। मुख्यतः जम्मू कश्मीर याद रख सकते हो। धौलाधर जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी। नाग टिब्बा आपको उत्तराखंड स्टेट के अंदर मिलेगा। महाभारत आपको नेपाल स्टेट के अंदर मिल जाएगा, सॉरी नेपाल कंट्री के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक ही ये कंटिन्यू मिलता है, उसके बाद ये सॉरी श्रेणियों में मिलता है, उसके बाद इसकी कोई श्रेणी नहीं मिलेगी। अब आपको याद रखना है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है, इस पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आपको 2 दर्रे देखने को मिलते हैं। तो इस पीर पंजाल श्रेणी के अंदर 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। कौन से 2 दर्रे यहाँ पर आते हैं, तो एक को कहा जाता है यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा। तो पहला जो दर्रा मिलेगा उसको पीर पंजाल के नाम से ही जाना जाता है। तो एक तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके बाद ये जो दर्रा है इसको कहा जाता है बनिहाल दर्रा। तो 2 दर्रे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो पीर पंजाल श्रेणी में 2 दर्रे मिलते हैं, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। लेकिन इसके अलावा याद रखना कि इस वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, उन घाटियों के बारे में भी आपसे पूछा जाता। तो पहले तो हम पढ़ेंगे। तो इसके बीच में पूरी की पूरी क्या है, काफी ज्यादा वैलीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इन घाटियों को क्या कहा जाता है, उस घाटी क्षेत्र को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी तक ये तो समझ में आ गया कि ये किस तरीके से विभाजित हुआ है। तो ये पूरे का पूरा सिक्वेंस हो गया। अब इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी घाटियां मिलती हैं। तो इसमें हम एक हेडिंग लिख सकते हैं, वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय, लेजर हिमालय के मध्य कौन कौन सी घाटियां हैं। इनके मध्य जो घाटियां आती हैं, जो वैलीज आती हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर याद रखना। तो डायग्राम से हम याद रख सकते हैं कि इसके बीच में जो घाटियां आती हैं, तो सबसे आपको जो मिलेगा पहले वो ग्रेटर हिमालय मिल जाएगा, और ग्रेटर हिमालय के नीचे जो श्रेणियां मिलेंगी वो लेजर हिमालय के मिल जाएंगी। तो यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी, फिर उसके बाद धौलाधर श्रेणी, फिर नागटिब्बा श्रेणी, और उसके बाद महाभारत श्रेणी। तो ये 4 श्रेणी हम जानते हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम क्या है, पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी, तो पीर पंजाल, धौलाधर, उसके बाद जो मिलेगी वो नाग टिब्बा श्रेणी, और उसके बाद हमें मिलती है वो है महाभारत श्रेणी। अब यहाँ पर कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले कि जो पीर पंजाल श्रेणी है
पीर पंजाल श्रेणी के अंदर जो घाटी क्षेत्र मिलता है, यहाँ पर जो वैलीज मिलती हैं, उस वैली को कहा जाता है कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। हम कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये पीर पंजाल कश्मीर घाटी याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो कुछ घाटियां आपको इस क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगी, मतलब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको कुल्लू घाटी मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको मनाली घाटी मिल जाएगी। तो कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति, तो ये कुछ घाटियां हैं जो आपको वृहद हिमालय और धौलाधर रेंज के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ घाटियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं और ये उत्तराखंड की घाटियां, उल्टा हमने कर दिया था। तो ये हिमाचल प्रदेश की घाटियां, यहाँ पर उत्तराखंड की घाटियां हैं। तो उत्तराखंड की घाटियों में देखेंगे तो जैसे आपको मसूरी मिल जाएगा, आपको नैनीताल मिल जाएगा। तो मसूरी, नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा वगैरह मिल जाएंगे। तो ये जो घाटियां हैं ये आपको कहाँ पर मिलती हैं? उत्तराखंड के अंदर मिलती हैं। और उसी तरीके से कुछ घाटियां आपको यहाँ पर मिलती हैं नेपाल में, जिसको कहते हैं काठमांडू की घाटी। अब इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपकी कश्मीर घाटी है, इसको खास तौर पर याद रखना है। अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में दो तीन चीजें याद रखना। कश्मीर घाटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इसमें एक सॉइल पाई जाती है जिसको कहते हैं करेवा। तो करेवा जो मिट्टी है वो किस घाटी में मिलती है? इसी घाटी के अंदर मिलती है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी घाटी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर झेलम नदी मिलेगी। इसी घाटी में स्थित है झेलम नदी, और झेलम नदी पर स्थित है आपका वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मिलती है। इसके बाद इसी झेलम नदी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ घास के मैदान मिलते हैं, और उन घास के मैदानों को यहाँ पर मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, टनमर्ग। तो ये जो मर्ग शब्द आ रहा है, इस मर्ग का मतलब होता है यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान। तो यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को वर्ग के नाम से जाना जाता है। और एक स्थलाकृति हमें यहाँ पर और देखने को मिलती है, और उस स्थलाकृति को कहा जाता है, यहाँ पर आपको नेपे के एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। नेपे को आप चाहो तो ग्रीवा खंड लिख सकते हैं। ग्रीवा खंड के एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ग्रीवा खंड एक प्रकार की इस तरीके की चट्टान होती है, जहाँ पर एक चट्टान के ऊपर अगर आपको दूसरी चट्टान दिखाई दे रही है तो उसको कहा जाता है ग्रीवा खंड। तो क्लियर हो गया? तो ये कश्मीर घाटी के अंदर मिलने वाला मैटर हो गया। तो करेवा मिट्टी, झेलम नदी, घास के मैदान, और ये आपके पूरे के पूरे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली घाटियां होती हैं। ठीक है, तो इन पूरी श्रेणियों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहली मिलेगी पीर पंजाल श्रेणी। तो पहली श्रेणी कौन सी थी? पीर पंजाल श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी इसमें मिलेगी वो कौन सी होगी? धौलाधर श्रेणी। तो आप सिनॉप्सिस में भी लिख सकते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। उसके बाद आपको मिल जाएगी नाग टिब्बा श्रेणी। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी के बाद मिल जाएगी आपको यहाँ पर महाभारत श्रेणी। तो इस तरीके से पूरे का पूरा यहाँ पर एक श्रेणियों का क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी। ये किस किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में मिल जाएगी, ये हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी, ये उत्तराखंड में मिलेगी, और ये आपको नेपाल राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दो दर्रे भी मिलते हैं। एक दर्रे का नाम था पीर पंजाल दर्रा, और एक दर्रे का नाम था यहाँ पर बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे से एक सुरंग संबंधित है जिसको कहा जाता है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग का संबंध किस दर्रे से है? इसी बनिहाल दर्रे से। बाकी कुछ घाटियां वगैरह हैं वो आपको याद
रखनी है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ घाटियां मिल जाती हैं जिसको कश्मीर वैली में मर्ग, ठीक है, ये कुछ हम लिख चुके हैं ये चीज़ें तो ऑलरेडी। तो ये कश्मीर घाटी, ये कुछ घाटियां हैं। तो कुल्लू मनाली कांगड़ा लाहौल स्पीति, यहाँ पर नैनीताल मसूरी रानीखेत और अल्मोड़ा जैसी घाटियां मिल जाएंगी। नेपाल में काठमांडू मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। तो यहाँ तक की जो कहानी थी वो किसकी थी? लघु हिमालय की कहानी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा शिवालिक हिमालय। यहाँ पर भी याद रखना कि उत्तराखंड में भी कुछ घास के मैदान मिलते हैं, उत्तराखंड के अंदर भी कुछ घास के मैदान यहाँ पर हमें मिलते हैं। और इन घास के मैदानों को हम बुंग्याल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो यहाँ पर मिलने वाले घास के मैदानों को या तो बुंग्याल बोला जाता है या फिर पयार बोला जाता है। कई जगह पर पयाल भी लिखा होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये पूरे 3 अक्षर वाला प्यार है, 2.5 अक्षर वाला प्यार नहीं है। तो याद रखना ये 3 अक्षर का प्यार मिलेगा, 2.5 अक्षर वाला नहीं है। तो बुंग्याल और प्यार यहाँ पर मिलने वाले क्या है? घास के मैदान है। तो ये भी ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय की श्रेणी के बीच में ही मिलते हैं। इसके बाद जब हम शिवालिक हिमालय का अध्ययन करते हैं तो ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें? तो सबसे ऊपर मिलता है हमें यहाँ पर कौन सा? तो सबसे ऊपर मिलता है वृहद हिमालय। अब वृहद हिमालय के नीचे जाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो कई श्रेणियों में विभाजित हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसको कहते हैं लघु हिमालय। अब लघु हिमालय के नीचे आपको जो तीसरी श्रेणी मिलती है वो बिल्कुल विखंडित पार्ट में आपको मिलती है। तो कई पार्ट्स में डिवाइड होकर यहाँ पर मिलता है और ये काफी लंबा है और इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो ये अलग अलग पार्ट्स में आपको मिलता है। और उसके ऊपर हम पढ़ चुके थे जो काराकोरम रेंज वगैरह हमें मिलती है, जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पहले कुछ चीजें देख लेंगे। तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, तो हिमालय की ये सबसे बाहरी संरचना है। These range are composed of the unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya range located further north। तो हिमालय से जितनी भी नदियां आती है, हिमालय से जितनी भी नदियां आती हैं उन सारी नदियों का जो निक्षेप है, तो हिमालय से आने वाली सारी नदियों का जो निक्षेप है वो हमें शिवालिक हिमालय में देखने को मिलता है। तो सारी नदियों का निक्षेप हमें कहाँ मिलता है? शिवालिक हिमालय के अंदर देखने को मिल जाता है। ये घाटियां मोटी बजरी एवं जलोढ़ से ढकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से जैसे हम देखेंगे कि ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के नीचे लेजर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय, उसके नीचे मिलता है आपका शिवालिक हिमालय। तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स आएंगी, इस क्षेत्र से जितनी भी नदियां आती हैं वो सारी की सारी नदियां अपने अवसादों का क्या करती हैं? निक्षेप, क्योंकि इसकी हाइट कम मिलती है। तो इन सारी नदियों के द्वारा जो अवसादों का निक्षेप है, जिसमें आपकी बजरी वगैरह जलोढ़ वगैरह के निक्षेप मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें, मतलब सबसे ज्यादा जो सेडिमेंट्स मिलता है वो हमें शिवालिक हिमालय के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमालय की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो इसकी जो चौड़ाई मिलती है, शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर के लगभग मिलती है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये 900 से 1100 मीटर के लगभग ऊंचा मिलता है। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई इसमें नहीं मिलती है। इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट हैं, अन्य फैक्टों की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमारा यहाँ पर वृहद हिमालय है और वृहद हिमालय के नीचे आपको क्या मिलता है? तो वृहद हिमालय के नीचे हमें लघु हिमालय की श्रेणियां मिलती हैं। तो जिस तरीके से वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार लघु हिमालय के नीचे जब हम शिवालिक हिमालय में जाते हैं तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब हम शिवालिक हिमालय में जाते हैं तो इसके बीच में भी बहुत सारी घाटियां मिलती हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। तो ये दून्स जो वैली है या दून्स वैली है या दून घाटियां हैं, ये किसके बीच में मिलती हैं? ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मिलती हैं। क्लियर हो गया? और मिलेंगे किस स्टेट के अंदर? ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो यहाँ पर कुछ मुख्य दून आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब देखें यहाँ पर एक लास्ट चीज समझ लें कि कुछ कंफ्यूजिंग जो हमारी होती है, इसमें भी क्या होता है कि जो पूरे का पूरा शिवालिक हिमालय है, इसको भी नॉर्मली हम कई रेंज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर का बेल्ट है, इसमें कुछ विस्तार इसका जम्मू कश्मीर में मिलता है, कुछ विस्तार इसका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, कुछ विस्तार इसका उत्तराखंड के अंदर भी मिलेगा, कुछ विस्तार इसका नेपाल में मिलेगा, और फिर कुछ विस्तार इसका आप डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ये टूटा हुआ है, भूटान वगैरह को, सिक्किम को भी थोड़ा बहुत इसके एविडेंस हमें मिल जाते हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर ये राज्य क्यों पढ़ने जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिवालिक हिमालय है, इसको यहाँ पर जम्मू हिल बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं, जम्मू हिल बोलते हैं। और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, तो जब हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसको रियल में शिवालिक बोला जाता है। तो यहाँ पर रियल में इसको शिवालिक हिल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम नेपाल में जाते हैं, तो नेपाल में इस हिमालय को चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो इसके 4 नाम मिलते हैं, जिसमें हमें मिलते हैं, पहला नाम मिशमी, आगे जाकर इसको हम पढ़ेंगे मिशमी। दूसरा नाम मिलता है अभोर, अभोर के बाद तीसरा नाम मिलता है मीरी, और मीरी के बाद चौथा नाम मिलता है डाफला। तो ये जो सारी की सारी पहाड़ियां हैं, याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो माना जाता है कि ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं, मिशमी, अबोर, मीरी और डाफला, ये सारी की सारी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय का ही पार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये कहानी होती है हमारी किसकी, शिवालिक हिमालय की। तो अभी तक हमने क्या किया, अब एक बार इसकी एक समरी को समझ लें पूरे का पूरा। तो अभी तक हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे एक तो आपको मर्ग से लेकर कंफ्यूजन होता है कि मर्ग क्या है, एक आपको बुंग्याल को लेकर कंफ्यूजन होगा, और एक आपको दून को लेकर कंफ्यूजन होगा। दून या द्वार भी बोल देते हैं, एक द्वार शब्द मिलेंगे, दून या द्वार। तो ये 4 शब्द आपको अलग अलग याद रखने हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों को अगर देखा जाए तो मर्ग क्या है, यहाँ पर एक घास के मैदान है। तो यहाँ पर याद रखेंगे पहले, ये एक घास के मैदान है। बुंग्याल भी क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले एक घास के मैदान है। दून क्या है, ये घाटियों के नाम है। और द्वार भी क्या है, ये भी घाटियों के नाम है। बस यहाँ पर ये याद रखना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो मर्ग हैं, तो मर्ग और बुंग्याल दोनों की बात करें, या पहले इसमें ऐसा देख लें कि जो मर्ग हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर मिलने वाले घास है, और बुंग्याल उत्तराखंड में मिलने वाली घास है। और ये जो मर्ग और बुंग्याल जो घास है, ये आपको ग्रेटर हिमालय, या ये कह सकते हैं कि ये हमें वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मिलती है, लघु हिमालय के बीच में मिलती है। और जो दून एंड द्वार हैं, तो दून और द्वार जो हैं, ये दोनों ही आपको उत्तराखंड के अंदर ही मिलते हैं। दोनों ही घाटियां हैं, लेकिन ये जो घाटियां हैं ये आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य मिलते हैं। तो लघु और शिवालिक के बीच में ये आपको मिल जाएंगी। जैसे हरिद्वार, तो द्वार का एग्जाम्पल कह सकते हैं हरिद्वार। तो इस तरीके से ये आप इनकी जो कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, वो यहां से आप बिल्कुल क्लियर कट अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो ओवरऑल पढ़ा उसको समझ लें। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, अभी तक सबसे ऊपर हमने एक रेंज पढ़ी थी, जिस रेंज को कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी के नीचे जो दूसरी श्रेणी पड़ी थी, उसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के नीचे जो तीसरी श्रेणी पड़ी थी, उसको कहा जाता है जास्कर। और जास्कर के बाद जो चौथी श्रेणी पड़ी थी, उसको कहा जाता है यहाँ पर कैलाश श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले मिलती है आपको काराकोरम श्रेणी, ये बिल्कुल मैप से याद रखना है, काराकोरम। उसके बाद मिलती है आपको लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद मिलती है आपको जास्कर श्रेणी, और जास्कर के बाद मिलती है आपको कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 श्रेणियां मिली। इन 4 श्रेणियों के बाद, इन 4 श्रेणियों के बाद आपको यहाँ पर पूरे का पूरा क्रमिक विस्तार मिलता है किसका, वृहद हिमालय का।
तो इन 4 श्रेणियों के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर वृहद हिमालय। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, वृहद हिमालय। लेकिन वृहद हिमालय के नीचे जाएंगे, फिर से आपको कुछ श्रेणियां दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर आपको 4 श्रेणियों में हम फिर से इसको विभाजित करते हैं। तो 4 श्रेणियां आपको यहाँ पर फिर से याद रखनी होती हैं। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जिसमें यहाँ पर जो श्रेणी मिलती है उसको कहते हैं महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी जो आपको नेपाल राज्य के अंदर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जो श्रेणी मिलती है उसको कहते हैं नागटिब्बा श्रेणी। तो नागटिब्बा श्रेणी आपको उत्तराखंड राज्य में मिलती है। और यहाँ पर जो श्रेणी मिलती है उसको कहते हैं धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलती है, और यहाँ पर मिलती है आपको पीर पंजाल श्रेणी। अब इन श्रेणियों के नीचे जो हमें मिलता है लास्ट में, इसके नीचे जो लास्ट में मिलता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होकर हमें मिलता है। तो कई पार्ट्स में ये डिवाइड होकर हमें यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये काफ़ी लंबी श्रेणी में मिलता है। तो ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट तक हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको कहा जाता है नीचे पूरे का पूरा शिवालिक हिमालय। तो ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, आपका शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कहलाएगा। ये पूरे का पूरा आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी हिमालय की टोपोग्राफी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक पूरे भारत की टोपोग्राफी को समझ लो आप लोग एक बार, कि भारत के अंदर अब हम आगे जाकर जो पढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो पूरे भारत के अंदर जो हमें टोपोग्राफी मिलती है, इसमें सबसे ऊपर जो श्रेणी मिलती है वो आपको हिमालय का क्षेत्र मिलेगा। सबसे ऊपर मिलता है हमें हिमालय का क्षेत्र, और हिमालय के नीचे जो आपको क्षेत्र मिलता है ये पूरे का पूरा आपको मैदान का क्षेत्र मिलता है। और मैदान के नीचे जो पूरे का पूरा बेल्ट है, ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है ये आपको पठार का क्षेत्र मिलता है। तो 3 प्रकार की टोपोग्राफी का निर्माण हमने, ये मैंने पृथ्वी का जो भूगर्भ विज्ञान पढ़ाया था उस समय पढ़ाया था। इसमें जो सबसे फर्स्ट निर्माण हुआ था वो आपका पठार का, सेकंड नंबर पर जो निर्माण हुआ था वो हिमालय का, और थर्ड नंबर पर जो टोपोग्राफी निर्मित थी आपकी वो कौन सी, आपकी मैदान टोपोग्राफी मिलती। तो ये हिमालय का एक वर्गीकरण होता है। हमने हिमालय के वर्गीकरण को जब विभाजित किया था, देखो आगे अभी हमें क्या पढ़ना है। तो जब हम हिमालय के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण को मुख्यतः हमने 2 भागों में तो डिवाइड किया था। एक मैंने कराया था आपको कालानुक्रम विभाजन। तो अगर शुरू से क्लासें देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और दूसरा जो विभाजन कहलाता है वो आपका क्षेत्रीय विभाजन कहलाता है, या प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। तो कालानुक्रम विभाजन जो हमने पढ़ा है उसमें अभी तक हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, ठीक है, ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा, लेजर हिमालय पढ़ा और शिवालिक हिमालय पढ़ा। लेकिन जहाँ पर क्षेत्रीय विभाजन में हम पढ़ते हैं वहाँ पर आपको वेस्टर्न हिमालय पढ़ना होता है, आपका मिडिल हिमालय पढ़ना होता है, और उसके बाद ईस्टर्न हिमालय पढ़ना। तो अब जो हमारा ये वाला जो सेक्शन था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास तक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो आपका किसमें पढ़ेंगे, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो कंप्लीट करेंगे वो पढ़ेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। अब क्षेत्रीय विभाजन होता क्या, याद रखना कि क्षेत्रीय विभाजन किसे कहा जाता है। एक बार इसका एक सिंपल तरीके से पढ़ लें, सिंपल तरीके से समझ लें, कल से हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हिमालय में जब हम विभाजन करते हैं, देखो हिमालय में जब हम एक विभाजन पढ़ते हैं तो एक तरीका तो हमारा ये था कि हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, फिर हमने ग्रेटर हिमालय पूरा पढ़ लिया, फिर हमने लेजर हिमालय पढ़ लिया, और फिर उसके नीचे शिवालिक हिमालय पढ़ लिया। तो ये जो 1 बाय 1 पढ़ा है ये आपका कालानुक्रम विभाजन है। लेकिन जब इसी हिमालय को, अब यहाँ पर एक पूरा हिमालय का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अगर इसी हिमालय को पूरे का पूरा इस तरीके से, ये पूरे का पूरा आपका हिमालय हो गया, इसी हिमालय को जब हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम इसको कई पार्ट्स में बीच बीच में डिवाइड कर दें तो ये आपका नॉर्मली आप देखोगे ये पूरे का पूरा जो हिमालय है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हम इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। मैटर वही है, मतलब इसी मैटर को जो आपने यहाँ पर मैटर पढ़ा हुआ है इसी को हम यहाँ पर 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वेस्ट, ये मिड और ये आपका ईस्ट।
तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, पश्चिमी हिमालय। एक पश्चिम का हिमालय हो जाता है, एक आपका आ जाता है जिसको कहते हैं मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय के बाद जो ये हिस्सा आता है इसको कहा जाता है पूर्वी हिमालय। कल पढ़ेंगे कि कहां से कहां तक का विस्तार है। अब पूर्वी हिमालय के बाद भी याद रखना एक सेक्शन हमें और मिलता है, जब पूर्वी हिमालय के बाद ये हिमालय इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ता है और कई श्रेणियों में डिवाइड होता है, इस हिमालय को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। हिंदी में भी पूर्वांचल पढ़ते हैं और हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी इसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, पूर्वी हिमालय एक अलग कॉन्सेप्ट है और पूर्वांचल हिमालय एक अलग कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर क्या होता है कि पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल हिमालय को एक ही कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया जाता है, लेकिन बहुत ही बारीकी से इसको याद रखना कि पूर्वी हिमालय एक अलग कॉन्सेप्ट है और पूर्वांचल हिमालय एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरे का पूरा क्राइटेरिया और ये जो विभाजन है ना, यहाँ पर ये जो विभाजन है ये नदियों के आधार पर किया जाता है। तो आप लोग ढूंढने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो 3-4 आपको नदियां मैं दिखा रहा हूँ, ये नदियां कौन कौन सी जिनसे हम इसको विभाजित कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो इसी पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे कि ये विभाजन किस आधार पर किया जाता है और पूर्वांचल हिमालय का क्या कॉन्सेप्ट है। और कल की क्लास में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो ये विभाजन कंप्लीट करेंगे और दूसरा हम अगर टाइम बचा तो हम साथ में इसका महत्व भी कंप्लीट करेंगे कि हिमालय का क्या महत्व। मतलब कल की एक लास्ट क्लास होगी आपकी हिमालय के ऊपर और उसमें आपका हिमालय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।